इस बीच सुशीला कार्की के पति भी सुर्खियों में हैं। सुशीला कार्की के पति, जी हां, सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी नेपाल के इतिहास में एक विवादास्पद घटना से इनका नाम जुड़ा है। सुशीला कार्की के पति का नाम नेपाल में पहला प्लेन हाईजैक से जुड़ा है। दरअसल 1973 में राजा महेंद्र के शासनकाल के दौरान नेपाल का पहला विमान अपहरण हुआ था, हाईजैक। 10 जून 1973 को रॉयल नेपाल एयरलाइंस का जो विमान विराटनगर से काठमांडू जा रहा था, उसका अपहरण कर लिया गया था। इस विमान में 19 यात्री सवार थे, जिनमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी शामिल थी। इस अपहरण का मुख्य उद्देश्य विमान में मौजूद यात्रियों से अधिक विराटनगर के बैंकों से लाए जा रहे 30 लाख रुपए की नकदी थी। इस अपहरण की योजना तत्कालीन नेपाली कांग्रेस के नेता और बाद में पीएम बने प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने बनाई थी। इसका मकसद राजशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाना था। दुर्गा प्रसाद सुवेदी, जो समय हाल ही में जेल से रिहा हुए थे, कोइराला के करीबी सहयोगी थे। हाईजैक किए गए प्लेन को भारत के बिहार में फारबिसगंज में उतारा गया और लूटी गई राशि को बाद में कार से दार्जिलिंग ले जाया गया। सुवेदी और अन्य अपहरणकर्ताओं को बाद में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक जेल में रखा गया। 1975 में आपातकाल आता है। 1975 के आपातकाल में उन्हें रिहा कर दिया गया। दुर्गा प्रसाद सुवेदी से सुशीला कार्की की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में पढ़ाई के दौरान हुई। सुशीला कार्की ने अपने पति के विवादास्पद अतीत के बावजूद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। नेपाल में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी तत्कालीन सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को पद पर रहते हुए जेल की सजा सुनाना। यह नेपाल के इतिहास में पहली बार था जब किसी सिटिंग मंत्री को इस तरह की सजा दी गई हो। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख लोकमान सिंह कार्की को पद से हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें कनाडा में निर्वासन में जाना पड़ा। कार्की ने अपने फैसलों से न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, बल्कि न्यायिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उनकी निडरता ने उन्हें जनता के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बनाया, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच जो भ्रष्टाचार और सत्तावाद के खिलाफ आवाज उठा रही है। और उनकी यही खासियत आज उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा रही है। लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं हुआ। यह भी एक कहानी है, यह भी एक संघर्ष है। नेपाल में हिंसा की आग थमने के बाद भी कई तरह के दांवपेच चलते रहे, बैठकों का दौर चलता रहा। आज एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि आंदोलनकारी जेनजी युवाओं के निशाने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी आ गए। जेनजी लीडर सीधे तौर पर धमकी दे रहे थे कि जल्द ही अंतरिम प्रधानमंत्री पर फैसला नहीं हुआ तो जेनजी युवा राष्ट्रपति पर भी हमला कर देंगे। आपको जेनजी नेता सुदन गुरुङ का राष्ट्रपति के नाम धमकी भरा बयान सुनाते हैं। आज तपाईको 10-11 बजे भित्रमा दाइ डिसिजन भएन भने हामी राष्ट्रपति कार्यालय घेराउ गर्छौं। राष्ट्रपति अस्ति हामीले छुएको थियौं। नेपाल आर्मीले प्रयास गरिरहेछ। मैले देखिरहेको छु नेपाल आर्मीले प्रयास गरिरहेछ। अनि चीफ साहबले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। बिचारा 10 घण्टा भइसक्यो प्रयास गरिराख्नु भएको चीफ साहबले पनि, हैन? तर अझ पनि रामचन्द्र पौडेलले तपाईको नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेसको आधारमा म नेपाली कांग्रेसको उ भएको हुनाले चाहिँ यसले राजनीति खेलिरहेको छ। दाइ, मेरो देशको सवाल छ दाइ, म गोली खान तयार छु। हामी सबैजना तयार छौं। 10 र 11 बजे भित्रमा यो डिसिजन भएन भने हजुरलाई ठोकेर राखिदिन्छ कि छातीमा गोली खाएर हामी अगाडि बढ्छौं। मैले चिफ साहब फोनमा हुँदाखेरि मैले भनिसकेको छु, त्यतिखेर नि मैले चेतावनी दिइसकेको छु। सुशीला म्यामलाई पनि चेतावनी दिएको छु, मैले चिफ साहबलाई पनि चेतावनी दिएको छु दाइ, हैन? हजुरले यो डबल कन्फर्मेसन गरिदिनु होला, किनभने टाइम भनेको थिएन हजुरलाई।
तर म हजुरलाई टाइम भनिदिइहालेँ, नेपाली जनताको अगाडि मैले घोषणा गरेको छु दाइ, यो हामीले भिडियो अपलोड गर्दैछौँ दाइ, म जोक गरेको होइन दाइ, म भगवान कसम सिरियस हो दाइ, म फेरि इन्फर्म गरिदिनु होला प्लिज दाइ, म हजुरलाई रिक्वेस्ट गरिदिएँ होइन। तर अब पनि भएन भने म रामचन्द्र पौडेललाई थुत्ने काम पहिलो हात मेरो नै हुन्छ दाइ। सीधे तौर पर राष्ट्रपति का घेराव और हमले की धमकी। ये युवा सुदन गुरुंग है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हामी नेपाल नामक एनजीओ का अध्यक्ष है। नेपाल में मौजूदा जेनजी क्रांति की नींव इसी सुदन गुरुंग और इनके एनजीओ हामी नेपाल ने रखी। लिहाजा नेपाल की मौजूदा सियासी संकट में एक अहम रोल सुदन गुरुंग का भी है। सुदन गुरुंग इस वीडियो में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के लिए नेगोशिएशन में लगे नेपाल आर्मी के ब्रिगेडियर को भी धमका रहे थे। कह रहे थे कि रात 11 बजे तक अगर अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने का फैसला नहीं किया गया तो आंदोलनकारी युवा राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ेंगे। नए टारगेट के तौर पर राष्ट्रपति को अब निशाने पर लेने की वजह भी सुदन गुरुंग ने बताई। सुदन गुरुंग ने खुलकर आरोप लगाया कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चूंकि कांग्रेसी हैं, यही वजह है कि वो अब हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं और अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की मौजूदा सियासी संकट में आगे का भविष्य तय करने का सारा दारोमदार इस वक्त तो राष्ट्रपति के हाथों में। लिहाजा सभी की नजरें शीतल निवास यानी राष्ट्रपति भवन पर टिकी थी। राष्ट्रपति, सेना और जेनजी आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर भद्रकाली तक मंथनों का दौर चला। इस दौरान कई समस्याओं पर बातचीत हुई। दरअसल जेनजी आंदोलनकारी युवा हर हाल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन सुशीला कार्की देश की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और नेपाल के संविधान में यह प्रावधान है कि जो एक बार शख्स मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाए तो फिर जीवन में कोई भी पद ग्रहण नहीं करता, खासकर राजनीतिक पद। दूसरा पेच ये कि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री मौजूदा सांसद ही बन सकता है, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए संघीय संसद का सदस्य होना जरूरी है, जबकि सुशीला कार्की संसद के सदस्य नहीं हैं। काफी मंथन के बाद इन दोनों प्रावधानों का तोड़ निकाला गया, हल निकाला गया कि कैसे नेपाल के कानून विशेषज्ञों ने वो हल कैसे निकाला, ये समझिए। नेपाल के जेनजी का आंदोलन वहां की सियासत पर एक बड़ा और गहरा असर डाल रहा है। अब बात पुराने नेताओं की पूरी तरह से सियासत पर बेदखली पर आ गई।